हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट से और कंपनी की तीसरी तिमाही के नतीजों में आय में सालाना आधार पर करीब 7% और मुनाफे में करीब 6% की कमी देखने को मिली है। घरेलू और ग्लोबल डिमांड को लेकर आउटलुक क्या है, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ अरुण मिश्रा, सीईओ हिंदुस्तान जिंक, जुड़ गए हैं। अरुण साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 8% ऊपर है, मार्जिन एक्सपेंशन 200 बीपीएस होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डिमांड सिनेरियो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली अगर हम समझें तो क्या हमें यहाँ पर रिकवरी भले ही धीमी तरीके से लेकिन क्या आती हुई दिखाई दे रही है? इंटरनेशनल मार्केट में अगर बोला जाए तो अमेरिका में इकोनॉमी अच्छी चल रही है। यूरोप की इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं चला है। यूरोप में काफी म्यूटेड है डिमांड। चाइनीज इकोनॉमी में हमने सोचा था कि चाइनीज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च करेंगे, उन लोग बताए थे उससे असर पड़ेगा चाइनीज इकोनॉमी में, बट अभी तक वो असर दिखा नहीं। लेकिन इंडिया काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी खर्च कर रहे हैं, जिसके चलते स्टील का डिमांड और उसके साथ साथ जिंक का डिमांड में कोई कमी नहीं है। हम जबकि पहले इंडियन मार्केट में करीब हर महीना 40-45 हजार टन बेच पाते थे, अभी हम लोग इजीली 50 हजार टन का माल बेच पा रहे हैं। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इंडियन डिमांड काफी स्ट्रांग है। और आने वाला समय में इंडियन मार्केट को बेस करके हम अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, चाहे वो एसएचजी हो, चाहे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो, हम इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बेच पाए। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर एक बहुत बड़ी वजह ऊंची जिंक की कीमतें भी रही हैं। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि जिंक प्राइसेस की एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 2400 से लेकर $2600 प्रति टन रहेगी। लेकिन अब ये बताएं हमें कि कितने वक्त में आपको लगता है कि प्राइस रिकवरी मुमकिन है? जब तक यूरोपियन और चाइनीज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है पुराने रफ्तार से, तब तक ये कोई शार्प रिकवरी देखने नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है अगला क्वार्टर में भी ये करीब $2500 से $2600 पर टन में ही रहेगा। और 2-3 क्वार्टर लग जाएंगे इसको 2800 या 2700 का लेवल में आने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन रिपोर्ट की गई है, लोएस्ट कॉस्ट जिंक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है Q3 में, अगर हम देखें पिछले 10 तिमाहियों में तुलना की जाए तो। लेकिन इसके पीछे आप क्या वजह गिनाएंगे और क्या यही जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी रहने वाला है आने वाली तिमाहियों में? मीडियम टर्म गाइडेंस अगर आप दे पाएँ तो वो क्या होगा? पिछला साल सेम क्वार्टर से पिछले 4 क्वार्टर में हमने करीब $200 पर टन कॉस्ट कम किया है प्रोडक्शन का। ये तब संभव हो पाया जबकि हमारे जो प्रोडक्शन का करीब 40% कॉस्ट केवल पावर का ही है। और पावर जो है हम अपना थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं। इस पावर प्लांट में पहले जो डिजाइन था वो करीब 23 से 30% तक डोमेस्टिक कोल, जो जो देसी कोल है, इंडिया का कोल है, वो उसको कंजम्पशन करने का, उसमें हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। अब वो 40-45, कभी-कभी 50-60% भी डोमेस्टिक कोल कंज्यूम कर सकता है। इसके चलते हमने देखा है कि क्वार्टर 2 में हम लोग 45% डोमेस्टिक कोल चार्ज किया है थर्मल पावर प्लांट में, और क्वार्टर 3 में करीब लगभग 30% डोमेस्टिक कोल का खपत हुआ है। इसके चलते ओवरऑल पावर कॉस्ट घटा है और उसके चलते मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटा है। एक और जगह में अच्छा काम हुआ है, जो हमारा माइन में प्रोडक्शन होता है, ओर प्रोडक्शन, उस ओर में हम लोग ग्रेड में बहुत ज्यादा ध्यान रखे हैं। इसके चलते ओर का प्रोडक्शन कम होने के बावजूद हमारा जो मेटल इन कंसंट्रेट है उसका प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई हुआ है, और उसका बेनिफिट हमें कॉस्ट में देखने मिलता है। क्योंकि अपने 1 टन मेटल इन कंसंट्रेट बनाने के लिए जितना कम ओर प्रोडक्शन करेंगे, उतना आपका कॉस्ट कम होगा। तो ये बेनिफिट हमको दोनों तरफ से मिला है, एक प्रोडक्शन से और एक पावर कॉस्ट मैनेजमेंट से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से बात की नतीजों पर हमसे। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। लेकिन जाते जाते एक बार आशीष से मैं पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में और परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों को वो कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक परसिस्टेंट के नतीजे हैं, स्टॉक प्राइस में आज दिख ही रहा है कि स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। और जो उनका टीसीवी है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इस टाइम ऑल टाइम हाई $521 मिलियन का जो उन्होंने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिक्लेयर किया है, वो काफी पॉजिटिव है। दूसरा, जो स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ₹8,000 के लेवल के आसपास बिल्कुल परसिस्टेंट सिस्टम में बाइंग करना चाहिए।
जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की बात है, ऑलरेडी स्टॉक में काफी प्रेशर है। अपने 52 वीक लो से सिर्फ 20 रुपए ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कोई नंबर्स में भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं थे। रेवेन्यू में भी हमने फॉल देखा, जिंक के जरूर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कम किया, बट ओवरऑल डिमांड जो आउटलुक है अभी भी इम्प्रूव होना बाकी है। तो मुझे लगता है अभी भी प्रेशर बना रहेगा इस स्टॉक पे, तो इसको अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए, इसी के साथ आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन